नमस्कार दोस्तों। पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती या सबसे बड़ा महापर्व जो उसमें होता है वो होता है इलेक्शंस यानी कि चुनाव। और उन्हीं चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं यानी कि 4 जून 2024 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल रुझान जो है वो लगातार आपके न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर चल रहे होंगे, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल एग्जिट पोल के इतर रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि सरकार बनाने में अभी भी एनडीए का जो अलायंस है, दो बड़े अलायंस इसमें आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। तो ये दोनों बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। और देखिए, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि ऑपोजिशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो भी अपोजिशन में आएगा वो ज़्यादा सीटें लेकर के जब बैठेगा तो ऑब्वियसली उनका भी कुछ से होगा पार्लियामेंट में। और ये बहुत बड़ी खूबसूरती मानी जाती है डेमोक्रेसी की, जैसा कि हुआ करता था। क्योंकि साल 2014 से जो हमने देखा है कि हमेशा से एक तरफा मेजॉरिटी एक पार्टी को रही है, तो वो चीज़ अब और ज़्यादा नहीं रहेगी। बिकॉज जो अभी मैं सुबह रुझान चेक भी कर रहा था तो ज़्यादातर जो पहली चरण की काउंटिंग थी उसमें मैंने देखा कि हमेशा जो है वो एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है। 1000-2000 के वोटों के फासले हैं, बहुत सारी सीटों पे बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट चल रही है। तो बीइंग ए स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम दोनों पार्टीज की, यानी कि अगर एनडीए सरकार में आती है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनते हैं, तो भारत अगले 5 साल में क्या टारगेट्स लेने वाला है या कहां पर पहुंचने वाला है, विजन क्या है भारत का, उसको देखेंगे। और दूसरी तरफ की वीडियो जो होगी वो इंडिया अलायंस के ऊपर होगी कि अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाती है तो भारत 5 साल में कहां पर जाएगा या 5 साल में हम भारत को कहां पर पाएंगे, उनके क्या मुख्य टारगेट्स हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि देखो, हर सरकार का एक अपना फोकस का मुद्दा होता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अभी वीडियो में। नेशनल सिक्योरिटी की जब आप बात करोगे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लेड एनडीए अलायंस जो होता है उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी का मुद्दा होता है, या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे प्रायोरिटी का मुद्दा है। लेकिन वहीं पर आप कांग्रेस के पास जब जाओगे या इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला है उसमें, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है उसमें देखोगे आप नेशनल सिक्योरिटी सबसे लास्ट मुद्दा है उनका। तो प्रायोरिटी उनकी नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। तो इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है धीरे धीरे कि किस पार्टी की कौन सी प्रायोरिटी और किस पे वो काम करेंगे। तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। पहले ही मैं डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये एनडीए अलायंस के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम उनके 2014 का रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे, मतलब 2014 का मैनिफेस्टो निकालेंगे, 19 का मैनिफेस्टो निकालेंगे, 24 का देखेंगे उनका क्या क्या टारगेट है, उनके भाषणों को समझेंगे थोड़ा सा वो क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी वो एक्चुअल में इंडिया अलायंस के ऊपर में होगी। तो अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने पूरा अगर बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड या पूरा बीजेपी का जो प्लान ऑफ एक्शन था वो देखना था, तो क्योंकि अब एनडीए अलायंस एक तरीके से बीजेपी लेड अलायंस है तो इसलिए हम बीजेपी पे ही फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सारी पार्टीज पे फोकस करने लगे तो अपना जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोशिश ये है कि वीडियो शॉर्ट जितनी कम ड्यूरेशन में बन सके उतनी कम ड्यूरेशन में बनाया जाए। अब बीजेपी लेड अलायंस को जब मैं देख रहा था, यानी कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जब मैंने निकाला साल 2014 का, और मैं 10 साल पीछे गया वक्त में, तो मैंने देखा कि मैनिफेस्टो 2014 का भी और 2019 का भी, दोनों मैनिफेस्टो देख करके ये समझ में आया कि ये पार्टी जो मैनिफेस्टो में अपने लिखती है, जैसे बहुत सारी पार्टीज होती हैं वो मैनिफेस्टो अपना बनाती है, उसमें बहुत सारे वादे करती हैं, लेकिन उन वादों को बहुत करने की कोशिश नहीं करती हैं पूरा। यही डिफरेंस जो है वो बीजेपी में देखा गया कि जो मैंने 14 का मैनिफेस्टो देखा, जो मैंने 19 का मैनिफेस्टो देखा, ज़रूरी नहीं है एक टर्म में ही, बल्कि आगे के आने वाले टर्म्स में भी वो कोशिश करती हैं कि जो हमने पिछले वादे या पुराने वादे किए थे उसको पूरा कर दें। और आप देखोगे जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम मंदिर है। अब राम मंदिर की जो डिमांड है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में साल 1992 के बाद से लगातार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा था। सरकार कभी पूर्ण बहुमत से बन नहीं पाई, और कभी उन्होंने मतलब बनने के बाद भी सरकार जो है कुछ माहौल ऐसा नहीं बन पाया कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन वो लगातार राम मंदिर का रीइटरेशन करते जाते थे। इसलिए आपने एक बहुत बड़ा टर्म भी सुना होगा कि ये लोग मंदिर वहीं बनाएंगे तो बोलते हैं, लेकिन मंदिर कब बनाएंगे ये नहीं बताते हैं। अब उन्होंने मंदिर बना करके बता दिया कि अब बनाएंगे जी, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एनालाइज किया हुआ ये है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझते हो तो आप समझ जाओगे अगले 5 साल में वो करने क्या वाले हैं। तो जैसे आप 2014 का मैं आपको मैनिफेस्टो दिखाता हूँ, मैं लेकर के आया हूँ। बीजेपी उस समय प्रमुखता से 4-5 मुद्दों पर लड़ रही थी चुनाव। सबसे बड़ा वहाँ पर जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया था वो करप्शन का था, और करप्शन के अंदर में भी उनका मुद्दा था कि ब्लैक मनी को हम कर्ब करेंगे। लेकिन इसके ऊपर और इस चीज़ का ना बहुत खिल्ली भी उड़ाई गई थी।
अपोजिशन द्वारा, आज जो अपोजिशन है उस टाइम पर गवर्नमेंट में थे, उन्होंने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था करप्शन को कर्ब करेंगे, लेकिन कैसे करप्शन को कर्ब करेंगे ये नहीं बताया। और करप्शन कर्ब क्या होगा, आप कमेटी बनाओगे, आप एक स्पेशल सेल बनाओगे करप्शन को कर्ब करने के लिए, ये सब कुछ आपने डिटेल्स नहीं दी है, बस इतना लिख दिया है करप्शन को कर्ब करेंगे। तो इनको सरकार चलाने नहीं आता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उस समय पर, और राहुल गांधी जी ने ही दिया था कि इनको सरकार चलाने नहीं आता, ये क्या करप्शन कर्ब करेंगे। और करप्शन के अंदर में मेंशन किया था बीजेपी ने उस टाइम पर ब्लैक मनी। दूसरा इनका जो बड़ा मुद्दा था वो प्राइस राइज था। उस समय इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चला गया था उस टाइम पर, और कुछ उस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, देखो इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, इंटरनेशनल मार्केट का काफ़ी रोल होता है, इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूं। तो उस समय इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा था, इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से क्राइसिस चल रहे थे 2-4 सेक्टर में, जिसकी वजह से प्राइस राइज। तो ये प्राइस राइज अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एंटी इनकम्पेंसी उस समय काफ़ी ज़्यादा थी ही। तीसरी चीज़ जो कि सबसे बड़ा पॉइंट था बीजेपी का, और जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स बीजेपी ने अपनी स्टार्ट करी थी, एक्चुअल में बीजेपी को एज ए हिंदू पार्टी जो देखना शुरू किया गया 88 में फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद हिंदू पार्टी बन करके बीजेपी सामने आई है, जब राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उजागर किया था। तो राम मंदिर तो उनका बहुत बड़ा मुद्दा उस टाइम पर भी था। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आर्टिकल 370 हमने देखा। अब जो 2014 का जब मैंने मैनिफेस्टो देखा, तो उसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड सिक्योरिटी या फार्मर्स प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स या विमेन या आप देखेंगे यूथ, बहुत प्रमुखता से इन चीज़ों को सामने नहीं लाए। अभी मुझे कैसे पता कि ये 5 मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि देखो मैनिफेस्टो में तो सारी चीज़ें मेंशन है, यूथ भी मेंशन है, वुमेन भी मेंशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंशन है, मतलब सारी चीज़ें मेंशन है। फिर हमें कैसे पता कि इन 5 प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। आप 10 साल पुराने भाषण देखिए, क्या पिच कर रहे हैं जनता को। आप 10 साल पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स देखिए कि बार बार किस चीज़ की बात हो रही है। तो बार बार आप देखोगे कि यही 4-5 चीज़ों की बात हो रही है, जहाँ पर ये आर्टिकल 370 यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, उसी में ये पीओके की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, प्राइस राइज की बात करते हैं और करप्शन की बात करते हैं। तो प्रमुखता से ये इनके 5 मुद्दे थे। अब इन 5 मुद्दों पर इन्होंने, सरकार आई, काम क्या किया। करप्शन के लिए आपको पता है कि इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था। अब वो डीमोनेटाइजेशन कितना पास हुआ, कितना फेल हुआ, वो मुझे नहीं पता, और उसके बारे में मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। उसका रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट जो है उसके पास है, आप गवर्नमेंट से लीजिए उसका रिपोर्ट कार्ड। डीमोनेटाइजेशन किया, मैं स्टेप्स बता रहा हूं कि ये वो लिखते हैं वो कितना करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा उस समय कोर्ट में था। अब कोर्ट के मुद्दे में भाई सरकार कैसे कुछ कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इसमें बहुत बड़ा सवाल ये था कि कोर्ट में भाई सरकार क्या करेगी। कोर्ट में केस चल रहा है राम मंदिर का, उसमें सरकार अगर आपकी मेजोरिटी में आ भी जाती है तो आप क्या कर लोगे। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ ये लिखा था कि हम एज अ सरकार जितनी मदद हो सकेगी, जो पार्टी राम मंदिर को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ कोर्ट के अंदर में, जो कमेटी थी, मंदिर कमेटी जो लड़ रही थी वहाँ पर केस, उनको हम पीछे से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी सरकार से बन सकता है उस सपोर्ट को करने की कोशिश करेंगे। वो क्या सपोर्ट होगा, कैसे इंश्योर करेंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में नहीं लिखी हुई थी। आर्टिकल 370 की बात लिखी हुई थी कि हम 370 को रिवोक करने की कोशिश करेंगे, और ये 2014 में ही इन्होंने कह दिया था। अब 2014 में सरकार आई, उसके बाद आप देखो प्राइस राइज पे इन्होंने स्टेप लिया, और वो तो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हुआ, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो गए 2014 के बाद, आप देखोगे लगातार वो कम हो गए। तो ये दोनों चीज़ों को कर्ब किया इन्होंने, कोशिश करी एटलीस्ट कर्ब करने की। और दूसरी चीज़ ना, टैक्स पेयर्स के लिए भी इन्होंने कहा था कि टैक्स पेयर्स के लिए हम वो स्लैब को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे टैक्स पेयर्स का, जो कि उन्होंने किया भी, करने की कोशिश करी कि वैट के खिलाफ हम एक एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वैट जो है उसमें बीजेपी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसके जुड़ने से प्राइस ज़्यादा हो जाता है, उसकी हम सुविधा लाएंगे, जीएसटी को लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जीएसटी कितने परसेंटेज पे लाने की कोशिश करेंगे, उसमें कितने स्लैब्स होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं मेंशन थी। तो ये उनका मुद्दा था, और प्रमुखता से ये 4 मुद्दे वो लेकर के आए थे 2014 के चुनाव में। अब होता है 2019 का चुनाव। अब 2019 में क्या एक पूरा बर्डन भी था बीजेपी के ऊपर, क्योंकि 2014 में ऑलरेडी उनकी सरकार बनी थी, इतने मुद्दे वो लेकर के गए थे, बहुत सारे मुद्दे वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, और उसके बाद दूसरा मुद्दा था आर्टिकल 370। ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई थी। अब ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो पाई थी, इसका रीज़न आपको पता है, दोनों मामले कोर्ट में चल रहे थे। अब राम मंदिर को लेकर के इसीलिए मजाक भी 2019 में काफ़ी बनाया गया बीजेपी का, कि ये रोज़ हर मैनिफेस्टो में लिखते हैं राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर कब बनाएंगे ये बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो 2019 का मैनिफेस्टो में आपने देखो रिट्रेट किया उन्होंने अपना दोनों एजेंडास को, और ये करने में बीजेपी को बिल्कुल भी
हिचक नहीं होती है। आप 1992 से जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं देश में, उसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो को निकाल के देखो, हर मैनिफेस्टो में उन्होंने ये मेंशन किया है। तो उनको जो चीज़ वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं अपने पहले टर्म में, उसको दूसरे टर्म में रीट्रेट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये मुझे, मेरे ख्याल से ठीक बात भी है। मुझे ठीक लगा ये कि अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसको फिर से आप एटलीस्ट पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, उसको गायब नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2019 का चुनाव देखोगे तो उसको 3-4 प्रमुख चीज़ों पर रख करके देखा गया था, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था। नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी। अब इस नेशनल सिक्योरिटी में उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भी इरेडिकेट करने की बात की थी और ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की भी बात करी थी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म के लिए? उनका कहना यह था कि आर्टिकल 370 को रिवोक करना जीरो टेररिज्म की तरफ पहला कदम होगा हमारा, ऐसा उन्होंने अपने बीजेपी मैनिफेस्टो में सीधा सीधा लिखा हुआ था। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाएंगे इंडिया को, ये मेंशन था। उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने का वादा किया था 2019 के बीजेपी मैनिफेस्टो में। इंडिया कितना ग्लोबल प्लेयर बन पाया है ये आप बेहतर जानते होंगे। आज की डेट में इंडिया का जो स्टांस है, आप कल ही देखो इजराइल की मिनिस्ट्री ने इंडिया के बीचेस की फ़ोटो पब्लिश कर दी, मतलब ऑफिशियल अकाउंट से अपने डाल दी। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का क्या स्टेट लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया कहाँ खड़ा होता है। आप सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट्स देखो, आप यूएई के स्टेटमेंट देखो, आप किसी भी कंट्री को उठाइए, वो इंडिया को आज की डेट में एक बड़ा मेजर ग्लोबल प्लेयर मानता है। खुद चाइना ने ये बात तब मान ली जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 ग्लोबल मेजर प्लेयर्स आर प्लेइंग देयर गेम अगेंस्ट मी। और उन 2 ग्लोबल मेजर प्लेयर्स में वो किसको जोड़ रहे थे? वो यूएसए और इंडिया को जोड़ रहे थे। नाउ चाइना हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ ग्लोबल मेजर प्लेयर। तो बीइंग एन इंडियन एटलीस्ट आप इस बात को तो मान सकते हो प्रेजेंट डे में, क्योंकि हम रोज जियोपॉलिटिक्स की वीडियो बनाते हैं, आप रोज जियोपॉलिटिक्स की वीडियो देखते हो, उसमें आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ चुका होगा कि इंडिया स्टैंड कहाँ करता है। तो फॉरेन पॉलिसी में तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी इन्होंने 2019 के चुनाव में जो वादा की थी वो करके भी दिखाई। यहाँ पर फार्मर्स इनकम को डबल करने की बात की गई थी। मैं मानता हूँ कि ये इनका जो मुद्दा था ये नहीं हो पाया। ये फार्मर्स पर ध्यान देने वाला जो पॉइंट था ना 2019 के इनके मैनिफेस्टो के ऊपर, इन्होंने उसको फुलफिल करने की कोशिश भी की थी, द फार्म लॉस विच केम। बट सी हुआ क्या, यहाँ पर मामला कहाँ फंस गया इस पूरे फार्म लॉस को आप देखोगे, वो फार्म लॉस शायद वो सही से कन्वे नहीं हो पाया जनता को, फार्मर्स तक भी नहीं पहुंच पाया और उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन तो था वहाँ पर, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट तो गवर्नमेंट के साइड भी हुआ। क्योंकि अगर आप एक लॉ लेकर के आ रहे हो और वो लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ है और उसको आप लेकर के आते हो, फिर आप उसको वापस रिवोक करने की नौबत आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मिसकैलकुलेशन थोड़ा हुआ है। 2019 के बाद बहुत सी चीज़ें बदली और इसीलिए आज का जो रुझान चल रहा है, सुबह से आप देख रहे हो कि राजस्थान में कड़ी टक्कर हो रही है, हरियाणा में दिक्कत हो रही है भाजपा को, उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये फार्मर्स का जो वो पूरा फार्म प्रोटेस्ट था, वो चीज़ कहीं ना कहीं रीप आउट हो रही है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो इनके अगेंस्ट में काम की, वो डिफेंस में जो अग्निवीर स्कीम आई, वो कहीं ना कहीं लोगों तक कम्युनिकेट नहीं हो पाई कि एजेंडा क्या है उस स्कीम का। तो वो एक कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है कि यहाँ फार्मर्स वाले केस में भी रही और उसमें अग्निवीर स्कीम में भी रही। तो ये 2 केस मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सा परफॉर्म अच्छा करने की ज़रूरत 2019 में जो इन्होंने वादा किया था उसमें थोड़ा सा खरे नहीं उतर पाए। राम मंदिर यहाँ पर था, राम मंदिर डन हो गया, ये हमारा काम कंप्लीट कर दिया। बीजेपी ने 370 को रिवोक कर दिया, 2019 में ही किया, इसको भी कर दिया। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी अभी हम नहीं बन पाए, 5वें नंबर पे हैं, लेकिन इस बार 2024 में फिर से इसको नेशनल सिक्योरिटी की अगर आप बात करो तो जीरो टेररिज्म, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टेररिज्म की तरफ दिखाया गया है। बड़े बड़े आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ कश्मीर घाटी के अंदर में और आज की डेट में वोटर परसेंटेज जो अगर आप देखोगे कश्मीर के अंदर में, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पहले से। पहले 17%, 18%, 15% वोटिंग होती थी, 40% के करीब इस बार वोटिंग हुई है। अगर वोटिंग हो रही है किसी जगह पर तो आप मान सकते हो कि वहाँ पर सुख शांति आ गई है, क्योंकि लोग वोट के जरिए अपना गुस्सा जताते हैं सरकार से। और अगर वोटिंग नहीं हो रही है दैट मीन्स आप समझ सकते हो दबाव में है वहाँ की जनता। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर 40% वोटिंग हो रही है तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, जो सरकार का परफॉर्मेंस है, वो बेहतरीन रहा है। 2 केस में मैंने कहा कि सरकार का परफॉर्मेंस खराब था, एक फार्मर्स के केस में और दूसरा हमारा हमने देखा कि
यूथ के केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या रही, अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ी समस्या रही। अब आते हैं 2024 के चुनाव में। अब आपको इतना देख करके समझ में आ गया होगा कि अपने मैनिफेस्टो को कितना ये दिमाग में रख करके काम करते हैं। बिल्कुल बीजेपी का जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो मैनिफेस्टो बेस्ड होता है, और इसीलिए आप देखोगे कि वो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ भी लिखते हैं उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, वो काम वो करते हैं। 2024 में अगर आप आओ तो मैंने वही कहा ना कि बीजेपी को ना रिट्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, कि जो काम वो पूरा नहीं कर पाए हैं उसको दोबारा कोशिश करने में उनको दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इंडिया का जो एम है पूरा 2024 का, जिसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखी वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी की थी, कि हम भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बना पाएंगे। और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी कब बना पाएंगे? जब हम अपने यूथ और स्टार्टअप्स पर ध्यान देंगे, जब हम अपनी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देंगे। और वही इस पूरे चुनाव का मुद्दा, मेन मुद्दा। बहुत लोग बहुत चीज़ें कह रहे हैं, पीओके है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव का मेन मुद्दा जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन्होंने प्रॉमिस की है। उसके साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। पूरे मैनिफेस्टो के अंदर में इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए कई सारी स्कीम्स प्लान की हैं, कई सारी चीज़ें प्लान की हैं। और इसीलिए आप देखो, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए बीजेपी हमेशा से आतुर रही है। क्यों आतुर रही है आप समझिए। इनका ये एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जॉब जो है वो जॉब देने की कोशिश करें, हम जॉब को निकालने की कोशिश करें और ज़्यादा जॉब्स जनरेट कर सके। ये इनकी कोशिश है लगातार, विच इज़ अ वेरी गुड कोशिश। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करी है इंडस्ट्रीज़ में। जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। और यूथ्स को भी उन्होंने कोशिश की है कि वो स्टार्टअप्स पर ज़्यादा प्रमोट करें, मतलब उनका जो झुकाव हो यूथ का वो स्टार्टअप्स की तरफ हो। ऐसा पूरा बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी, स्टार्टिंग से जो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो मैनिफेस्टो किस ऑर्डर में फिर बनता है, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर में बनता है। तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने यूथ देखा, वुमेन देखा, और अच्छा लगा वो देख करके। हालांकि एजुकेशन थोड़ा उसमें भी नीचे था, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ पर अगर फोकस किया जा रहा है तो यूथ पर स्किल बेस्ड फोकस किया जा रहा है, नॉट एजुकेशन बेस्ड फोकस। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सी, बहुत लोगों के पास एजुकेशन होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप स्किल्ड भी होगे, जॉब लाइक स्किल्ड होगे। तो जो मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा, फ़र्क उसमें मुझे ये लगा कि सब्सिडीज़ या फ्रीबीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, यूथ को स्किल देने पर ज़्यादा फोकस है, स्किल बेस्ड यूथ पर ज़्यादा फोकस है। और इसीलिए उन्होंने स्किल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करी हुई हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे चुनाव का 2024 के मैनिफेस्टो में, वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करी है, जहां पर भी बॉर्डर्स के अराउंड। चाइना बॉर्डर आप देखोगे लगातार अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल तवांग के अंदर में जो उन्होंने बनाया, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड बॉर्डर एरिया। पीओके के जो पूरा पार्ट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बात की। जितनी भी आप स्पीचेस देखोगे पीओके पे काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस जो हैं वो मैनेज हैं। तो आप कह सकते हो कि इस वाले 2024 के चुनाव का, हालांकि मैनिफेस्टो में इन्होंने पीओके या पीओजेके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, किसी चीज़ का कोई मेंशन नहीं है मैनिफेस्टो में, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। लेकिन भाषणों में और जगह जगह पर रैलियों में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि पीओके की बात काफ़ी ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के कोई भी आप पॉलिटिकल नेता को उठा लो तो वो पीओके की बात करते हुए नजर आते हैं। तो बॉर्डर्स पर इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, बॉर्डर्स को डेवलप करने पर इस बार काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और सेला टनल उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सेला टनल जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार चला रही है बॉर्डर्स के एरिया पर। दूसरा जो सबसे द बिगेस्ट थिंग, बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आते हैं इंडिया से, सबसे जो सवाल पूछा गया था कि आप इंडिया के लिए जो नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग देखते हो इंडिया के लिए वो क्या होगी, तो उसमें जो पहला नंबर बोला था वो ये बोला गया था सारे एक्सपर्ट्स द्वारा कि परमानेंट मेंबर अगर हम जिस दिन बन जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उस दिन हमारे नाम पे ये ठप्पा लग जाएगा कि अब हम पूरे दुनिया के बड़े ग्लोबल प्लेयर्स में से एक हैं तो हम अभी भी, लेकिन अभी तक हमारे वो स्टैम्प होता है ना, वो एक्सेप्टेंस होता है, जो पूरे दुनिया में जो एक्सेप्टेंस है कि नहीं ये दीज आर ग्लोबल प्लेयर्स, वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी जब तक हम, जैसे हम परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी बनेंगे वो हम एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएंगे। तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा ग्राफ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इस बार भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में और डीप जा करके यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के स्टेटस के लिए बात लिखी अपने मैनिफेस्टो में कि हम इसको पाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर।
अब आता है दूसरा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन अब जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेजेस हैं, उसके लिए क्या करेगी बीजेपी? उसके लिए बीजेपी ने कुछ भी बहुत डिटेल में मेंशन नहीं किया। लोग कहते हैं कि मथुरा, काशी, तमाम चीज़ों का नाम लेते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में उसका कोई भी जिक्र नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सीधा सीधा एक चीज़ लिखी है कि हम जितने भी भारतीय सिविलाइजेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय सिविलाइजेशनल मॉन्यूमेंट्स, भारतीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जितने भी भारतीय सिविलाइजेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं वो हम रिवाइटलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में कल्चरल हेरिटेज के लिए यही चीज़ लिखी हुई है। परमानेंट मेंबर यूनेस्सी के बनाएंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पूरा चुनाव जो है इस पर बेस किया है, जगह जगह पर इसी चीज़ को पिच किया है इन्होंने। और एक जो छुपा रुस्तम टॉपिक है जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं मेंशन किया है, वो है POJK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। पूरा एजेंडा उनका जो बेस देखा मैंने, बहुत सारे उनके न्यूज़ आर्टिकल्स देखे, बहुत सारे उनकी स्पीचेस देखी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बेस किया हुआ अपने स्पीचेस को POJK के ऊपर कि हमें किसी तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को अपना है, ये अपना इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, उसको वापस लाना है। नाउ वर्ल्ड अफेयर्स की टीम ने आपके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर के आया था POJK पर कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को हम वापस ला सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर बेस हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनको फोकस करना है, ये भी लिखा हुआ है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। अब ये कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स क्या होंगे, इसके डिटेल्स में कुछ भी नहीं लिखा है। अब देखो, जब बात कृषि फार्मर्स की आती है तो बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी ख़राब है फार्मर्स के केस में, और इसीलिए बीजेपी के लिए फार्मर्स के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा हम MSP के प्राइसेस भी बढ़ा देंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की है, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ऑन ग्राउंड। तो उनको कुछ ठोस कदम लेना पड़ेगा फार्मर्स के लिए, बिकॉज पिछली बार जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फार्मर्स की इनकम यहाँ पर डबल होगी, वो नहीं हो पाई है डबल। तो आई थिंक ये पॉइंट को रिट्रेट करना चाहिए था। जो मुझे पूरे 2024 के मैनिफेस्टो में कमी लगी ना, वो एक्चुअल में दो जगह पर लगी। एक तो फार्मर्स के केस में लगी कि फार्मर्स की जो इनकम डबल करने की बात की थी वो पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, उसको कम से कम हम 2024 में रिट्रेट कर सकते थे, उसको कोशिश कर सकते थे। और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। फार्मर्स, किसान जो है, किसान प्रधान देश है हमारा, तो किसान बहुत बड़े प्रायोरिटी पे होने चाहिए जो भी सरकार बनती है उस पर। तो लेट्स सी क्या करती है अब सरकार बनने के बाद, जिसकी भी सरकार बनेगी वो क्या करता है एग्जैक्टली वो तो सरकार बनने के बाद ही पता लग पाएगा। तो ये पूरा NDA का एजेंडा है इस बार के चुनाव का, और जो पिछले 2 बार के मैंने आपको दिखाए मैनिफेस्टो, वो किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने आपको मैनिफेस्टो बेस्ड पूरी वीडियो दिखाई, क्योंकि वो पूरा मैनिफेस्टो बेस्ड ये सरकार चलाते हैं। अगर आप देखो इनके एक्शंस को तो पूरा मैनिफेस्टो बेस्ड एक्शंस ही होते हैं। पूरी मिनिस्ट्री के डिसीजंस भी शुरू के 100 दिनों में क्या होगा ये भी वो मैनिफेस्टो में समझ में आ जाता है आपको पढ़ करके। आप मैनिफेस्टो के पहले 20 पन्ने पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सरकार पहले 100 दिन में क्या करेगी, वो प्रायोरिटी क्या है। जिस चीज़ में उन्होंने डिटेलिंग दी है मतलब वो उनकी प्रायोरिटी में है। और उसमें उन्होंने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूथ स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये बहुत अच्छी खबर है हम जैसे यूथ्स के लिए कि यूथ स्टार्टअप इकोसिस्टम और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पर इन्होंने बहुत डिटेलिंग दी हुई है अपने मैनिफेस्टो के अंदर में। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस वेरी सीरियसली। और तीसरी चीज़ यहाँ पर परमानेंट मेंबर यूनेस्सी और रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग बॉर्डर्स, इन 4 चीज़ों को मैं मानूंगा सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है अपने मैनिफेस्टो के अंदर में, एटलीस्ट बीजेपी ने। अब लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इंडिया अलायंस, यानी कि मतलब कि कांग्रेस लेड जो अलायंस है, वहाँ पर कांग्रेस का अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या फोकस। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल्स, ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना इस बार UPSC CSC 2023 के जब रिजल्ट आए उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और इसमें जो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे आदित्य श्रीवास्तव सर थे, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर और सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़, इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज़, जो इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं, वो आपको हमारे UPSC CSC के कोर्सेज में पढ़ाती हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी क्वालिटी जो है वो हम बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। तो अनअकैडमी का जो ये सक्सेस है, जो 300+ सेलेक्शंस हमने दिए हैं, उसको हम अकेले नहीं बल्कि अपने वर्ल्ड अफेयर्स के ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए
हमने इस बार अपने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, जो आरंभ बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम में है वो 31 मई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा ट्राइम बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा, जिसमें सरमत सर और चेतन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी, वो 8 जून को स्टार्ट होगा। सिंपली आपको अगर इस प्राइस में इस कोर्स को अवेल करना है तो आपको सिंपल कोड, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर APYT10 यूज करना है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इलेक्शंस को आप जो रिजल्ट्स हैं उसको आप देख ही रहे होगे, जहां पर अभी एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस की, उसको भी आप देखते रहिएगा। ये सबसे बड़ा महापर्व होता है किसी भी लोकतंत्र का, और हमारा भारतीय लोकतंत्र तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।